नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे हाथ लगा है मॉर्गन हाउसल की जानी मानी किताब धन का मनोविज्ञान, मतलब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक सार। तो हम इसी सार से निकले कुछ सबसे ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर एक अच्छी विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो पहली बार सुनने में थोड़ा चौंका सकता है। ये कहता है कि पैसे के मामले में सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज्यादा कि आपका पैसे के साथ व्यवहार कैसा है। लगता है ना थोड़ा अजीब? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि वही ज्यादा जानकारी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी वही सफलता की कुंजी है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है कि पैसे से जुड़े इन व्यवहारिक पहलुओं को बारीकी से समझें, जिन्हें अक्सर हम शायद अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि देखिए ये नज़रिया हमें उन भारी भरकम फिनेंशियल एनालिसिस और मार्केट की भविष्यवाणियों से थोड़ा हटाकर हमें खुद अपने अंदर झांकने को कहता है। ये हमारे रोज़मर्रा के फैसलों, हमारी आदतों, हमारी भावनाओं जैसे डर है, लालच है, सब्र है, उन पर रोशनी डालता है। हमें जो ये समरी मिली है वो इसी मनोविज्ञान के कुछ बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सामने रखती है। और ये सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल दुनिया का माहिर हो या अभी शुरुआत कर रहा हो। ये समझ दिखाता है कि पैसा सिर्फ एक गणित का खेल नहीं है, एक काफी हद तक एक दिमागी खेल है, एक माइंड गेम है। सही कहा। और पहला ही विचार जो सार से उभरता है वो तो आम धारणाओं को बिल्कुल चुनौती देता है। असली दौलत वो है जो आप देखते नहीं है। जब हम अमीर सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले, डिजाइनर कपड़े, यही सब। लेकिन सार कहता है कि ये सब तो खर्च हो चुका पैसा है, वो दिख रहा है क्योंकि वो खर्च हुआ है। असली दौलत तो वो है जो बचत खातों में है, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, मतलब वो पैसा जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिसे देखा नहीं जा सकता। ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि समाज तो दिखावे को सफलता मान लेता है अक्सर। हाँ, और ये भेद समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद आज के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम लगातार दूसरों की सफलताओं के दिखावे से घिरे रहते हैं, तो एक प्रेशर बनता है कि हम भी वैसा ही दिखावा करें। लेकिन हाउसल का तर्क ये है कि जब आप एक महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो आपके पास गाड़ी होती है, पैसा नहीं। वो पैसा तो गया। जबकि वो व्यक्ति जिसके पास शायद साधारण गाड़ी हो लेकिन बैंक में या निवेश में अच्छा खासा पैसा पड़ा हो, वो असली में ज्यादा धनी है। असली दौलत आपको विकल्प देती है, सुरक्षा देती है, मन की शांति देती है। ये सबसे बड़ी बात है। दिखावे की चीजें अक्सर क्षणिक सुख तो दे सकती हैं, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन सकती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। आप समझ रहे हैं? हम खर्च को धन का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में धन वो है जो खर्च नहीं किया गया और वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है। ये समझने के लिए थोड़ी मानसिकता बदलनी पड़ती है। हाँ, ये मानसिकता बदलने वाली बात ही शायद सबसे अहम है इसमें। और यहीं से हम उस विचार पर आते हैं जो इस किताब की कह सकते हैं रीढ़ है, व्यवहार बुद्धिमत्ता। यानी पैसे के मामले में आपका रवैया और आपकी आदतें वो आपकी डिग्री या आईक्यू से ज्यादा मायने रखती हैं। सार कुछ खास व्यवहारों पर जोर देता है: अनुशासन, धैर्य और खासकर लालच से बचना। अब ये सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन क्या ये वाकई इतने शक्तिशाली हैं? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। ये शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि ये उस जादुई शक्ति को काम करने का मौका देते हैं जिसे हम कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि कहते हैं। हाँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कथित तौर पर इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, है ना? सुनने में ये चीजें सरल लगती हैं कि भाई अनुशासन से नियमित बचत करना, धैर्य से उसे लंबे समय तक निवेशित रखना, लेकिन इन्हें लगातार निभाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस आड़े आते हैं। बाजार गिरता है तो डर लगता है, सब कुछ बेच के निकल जाने का मन करता है। जब बाजार तेजी से चढ़ता है तो लालच आता है, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि काश और पैसा लगाया होता या शायद किसी जोखिम भरी चीज में पैसा लगाकर जल्दी अमीर बन जाएं। यहीं पर व्यवहार का खेल शुरू होता है। एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर अनुशासित और धैर्यवान है तो वो एक बहुत बुद्धिमान लेकिन अधीर या लालची व्यक्ति से कई ज्यादा संपत्ति बना सकता है लंबे समय में। बुद्धिमत्ता आपको शायद अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर दे, लेकिन उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने के लिए तो व्यवहार ही चाहिए। अच्छा, आपने कंपाउंडिंग का जिक्र किया। सार भी यही कहता है, छोटे लगातार प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। ये विचार तो चलो समझ आता है। नियमित निवेश धीरे धीरे बढ़ता है,
लेकिन फिर सार एक और परत जोड़ता है जो अक्सर सफल लोगों की कहानियों में छूट जाती है। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। ये कहता है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत या अच्छे फैसलों का नतीजा नहीं है, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और साथ ही जोखिम का भी, जो कभी भी हमारे प्लान को बिगाड़ सकता है। ये बात थोड़ी असहज कर सकती है, क्योंकि हम सोचना पसंद करते हैं कि भाई हमारा अपनी सफलता पर पूरा नियंत्रण है। हाँ, और ये स्वीकार करना जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो देखिए, कंपाउंडिंग को काम करने के लिए लंबा समय चाहिए, बहुत लंबा समय। मान लीजिए आप 30 साल तक अनुशासित निवेश करते हैं। क्या ये 30 साल एक जैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इस दौरान आर्थिक मंदी आ सकती है, कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है, जैसे कोई महामारी आ गई, या शायद आपके चुने हुए निवेश में ही कोई समस्या आ जाए। ये है जोखिम। दूसरी तरफ हो सकता है आप सही समय पर सही जगह हो, कोई ऐसा निवेश कर दें जो उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न दे जाए। ये है भाग्य। हॉजल का तर्क ये नहीं है कि मेहनत या अच्छे फैसले बेकार हैं, वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि नतीजे सिर्फ हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, बाहरी फैक्टर्स भी हैं। दो लोग एक जैसी मेहनत और बुद्धि से काम कर सकते हैं, लेकिन भाग्य और जोखिम के कारण उनके नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं। इसे समझने से हम अपनी सफलताओं पर ज्यादा विनम्र होते हैं और दूसरों की असफलताओं पर ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं, शायद जजमेंटल कम होते हैं। और ये फिर व्यवहार से जुड़ता है, जोखिम का प्रबंधन करना सीखना, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, नुकसान की संभावना को स्वीकार करना, और जब किस्मत साथ ना दे रही हो तब भी धैर्य न खोना। यही वो व्यवहार है जो आपको खेल में बनाए रखते हैं, ताकि कंपाउंडिंग लंबे समय में अपना काम कर सके। ये भाग्य और जोखिम वाला पहलू वाकई समझने पर मजबूर करता है। ये उस सीधी सपाट कहानी को तोड़ता है कि बस मेहनत करो और अमीर बन जाओ। इसमें हाँ, यथार्थवाद है। अच्छा, तो हमने समझा कि दौलत छिपी होती है, व्यवहार बुद्धि से ज्यादा जरूरी है, और भाग्य जोखिम भी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सब करके हासिल क्या करना है? पैसा क्यों चाहिए आखिर? सार इसका एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही ह्यूमन जवाब देता है। स्वतंत्रता ही सच्चा धन है, और इसे परिभाषित किया गया है अपने समय पर नियंत्रण रखने की क्षमता के रूप में। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि काम न करना पड़े, या कुछ और गहरा है इसमें? तो इस सब का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मतलब है विकल्प होना, चॉइस होना। सुबह उठकर ये फैसला कर पाना कि आज आप अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगाना चाहते हैं, किसके साथ बिताना चाहते हैं, बिना इस मजबूरी के कि आपको पैसे कमाने के लिए कुछ खास करना ही पड़ेगा। वो मजबूरी ना हो। सोचिए, अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं लेकिन बिल भरने के लिए करनी पड़ रही है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त वित्तीय आधार है, तो आप शायद वो नौकरी छोड़कर कुछ ऐसा करने का जोखिम उठा सकते हैं जो आपको ज्यादा पसंद हो, या शायद कुछ समय निकालकर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, या अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तनाव कम करता है, बहुत ज्यादा। जब आप वित्तीय रूप से थोड़े सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप ज्यादा शांत रहते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं, आप अपने जीवन को अपने मूल्यों के हिसाब से जी सकते हैं। तो पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, पैसा एक साधन है, एक टूल है, उस स्वतंत्रता को पाने का साधन, जहां आप अपने जीवन के मालिक खुद हो। इसीलिए सार कहता है कि शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता ही असली लक्ष्य हैं, ना कि सिर्फ दौलत का दिखावा। ये धन के उद्देश्य को सिर्फ अमीर बनने से ऊपर उठाकर एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन जीने तक ले जाता है। वाकई ये नजरिया पैसे को देखने का पूरा ढंग बदल देता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह जाता, ये जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल बन जाता है। अच्छा, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान के सार से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, वो ये हैं कि पैसा कमाना और संभालना ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा ज्यादा है, गणितीय कम। पहली बात, असली दौलत अक्सर छुपी होती है, बचत और निवेश के रूप में, ना कि बाहरी दिखावे में। बिल्कुल। दूसरी, आपका व्यवहार, आपकी आदतें जैसे अनुशासन, धैर्य, लालच पर काबू रखना, ये आपकी वित्तीय सफलता में आपकी अकादमिक बुद्धिमत्ता या जटिल ज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साधारण व्यवहार ही हैं जो कंपाउंडिंग की शक्ति को अनलॉक करते हैं। तीसरी बात, हमें यह स्वीकार करना होगा कि सफलता केवल हमारी मेहनत या होशियारी का नतीजा नहीं है,
भाग्य और जोखिम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लक एंड रिस्क, इसे समझने से हम ज्यादा यथार्थवादी और विनम्र बनते हैं। सही। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे का अंतिम लक्ष्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता हासिल करना है, फ्रीडम। अपने समय पर, अपने फैसले पर, अपने जीवन पर नियंत्रण पाना ही सच्ची दौलत है। ये हमें शांति और सुरक्षा देता है, पीस ऑफ माइंड। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता जो है वो काफी हद तक हमारी मानसिकता से तय होता है। ये समझना कि हमारी भावनाएं, हमारी आदतें और पूर्वाग्रह हमारे वित्तीय फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं, शायद किसी भी निवेश टिप या बाजार विश्लेषण से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और इसका सार यही है, जैसा कि स्रोत का नैतिक निष्कर्ष कहता है, पैसा संख्याओं से कम और मानसिकता से ज्यादा जुड़ा है। सच्ची दौलत मन की शांति में है, भविष्य की सुरक्षा में है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता में है। इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना और उन पर काम करना ही शायद वित्तीय कल्याण की असली कुंजी है। यह हमें सिर्फ अमीर बनने पर नहीं, बल्कि एक संतुलित, नियंत्रित और सार्थक जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और जाते जाते श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जो हमारी आज की चर्चा से ही जुड़ा है। ये सोचने वाली बात है कि धन के साथ हमारे व्यवहार को आकार देने में हमारी अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी भावनाएं और पूर्वाग्रह मतलब बाइसेस कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या ये भूमिका उन वित्तीय रणनीतियों से भी ज्यादा बड़ी है जो हम सीखते हैं या पढ़ते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने डर से, जैसे नुकसान के डर से, या अपने लालच से, या शायद अतीत के किसी बुरे अनुभव से ज्यादा प्रभावित होते हैं, बजाय एक ठंडे दिमाग से किए गए तर्क संगत विश्लेषण के। ये व्यक्तिगत आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शायद यहीं से वित्तीय समझ की असली शुरुआत होती है।